हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं। हमने एक पेपर उठाया है, एक सेट उठाया, उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हमें अच्छे से एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और डायगोनल पर कुछ एंट्रीज होंगी। हमने एक्स वाई जेड ले लिया है, ठीक है। तो अगर हमें कोई डायगोनल मैट्रिक्स दी है, डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का क्या होता है कि उसके जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। यानी एक्स वाई जेड अगर आप कर दोगे तो आपके पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डायगोनल एंट्री कोई हमारी जीरो हो गई, यानी एक्स वाई जेड में से किसी भी पोजीशन पर अगर हमें कोई जीरो लिख दिया, यानी एक्स की वैल्यू जीरो अगर कर दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर डायगोनल एंट्री जीरो हो जाती है तो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं रहती है। तो इन्वर्टिबल डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए हमारी सारी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो ये रिजल्ट है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। उसके बाद इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि डी का इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी इंटू एडजॉइंट ऑफ डी, यानी इसके कोफैक्टर्स रखेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा हमारा, वाई जेड आएगा। जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जीरो आएगा, फिर जीरो के कोरस्पॉन्डिंग जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा। वाई के कोरस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर आ जाएगा एक्स जेड। ठीक है, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, फिर z के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा एक्स वाई। तो ये हमारी कोफैक्टर्स आगे ट्रांसपोज करेंगे। आप एक और चीज देखोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स रहती है। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर डायगोनल इसके डिटर्मिनेंट की जगह वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगी एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डी का इनवर्स, मतलब इस डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स। अब ये एक्स वाई जेड अंदर जाके 1 बाई एक्स वाई जेड हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी इनवर्स हमारा कैसा दिखेगा, 1 अपॉन एक्स 0 0 0, 1 अपॉन वाई 0 0 0, 1 अपॉन जेड। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो डायगोनल एंट्रीज थी उनका रेसिप्रोकल हो गया उसी पोजीशन पे। तो अगर आपको किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनका ही आप क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल करके वहां पे रख दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि -1 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो -1 ही आएगा, 1 का करोगे तो 1 ही आएगा। तो हमारा जो इनवर्स है वो डी ऑप्शन बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिजल्ट हमने देखे कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। हमने देखा कि डायगोनल मैट्रिसेस जो होते हैं वो सिमेट्रिक होती हैं। फिर हमने देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स जब हम निकालेंगे तो वो क्या आता है, और कब डायगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है, कब होती है, जब उसकी सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हों। क्लियर है, ये चीजें यहाँ से आपको समझ आई। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें हमें यूज करना है, एक तो स्केलर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं एक मैट्रिक्स के साथ तो डिटर्मिनेंट पर क्या असर पड़ता है, और दूसरा हम यहाँ पर कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें ए क्या दिया है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ऑफ ऑर्डर 2। तो पहले ये बात बताइए कि अगर ए 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का साइज क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का साइज भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 by 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर
एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, उसके डिटर्मिनेंट की बात करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। n क्या होता है? साइज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ ए या ए मैट्रिक्स का जो साइज है, तो उसकी बात हो रही है। तो ए मैट्रिक्स का साइज क्या है? 2 है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा रिजल्ट क्या होता है? इन जनरल हमें क्या पता है कि के ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो के रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। और यहाँ पर n कैसे डिसाइड करते हैं? ये भी हम मैट्रिक्स के साइज से डिसाइड करते हैं। यहाँ पर a का साइज कितना है हमारा? 2/2 मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ a का साइज भी कितना है? 2/2 की मैट्रिक्स है। तो हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो 4 हमारा इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 4 एक स्केलर है, तो क्या बाहर आएगा? 4 रेज टू पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बाहर आएगा। ऐसे हो जाएगा ये। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें क्या दिया है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 4 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा, यानी 64 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से रिजल्ट यूज किए? पहला रिजल्ट हमने यूज किया कि ए अगर एक मैट्रिक्स है 2/2 साइज की, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी 2/2 की एक मैट्रिक्स होगी। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 होगा, वेयर n इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या रिजल्ट यूज किया कि अगर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो वो क्या होता है? k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज द साइज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है? हमें ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, सी मैट्रिक्स दी है, और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स पॉसिबल है। मतलब ए भी हम बना सकते हैं, या बी ए हम डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ए सी हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कन्फर्मेबिलिटी करके हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइन होती है? कब डिफाइन होती है? जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर हों, तभी हम दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए का साइज है हमारा 3/3 और बी का साइज है 3/1। यहाँ पर 3 रोज और 1 कॉलम है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। इसमें हमारे पास 1 रो और 3 कॉलम है। साइज लिखने में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको अगर हम देखें तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, तो हम ए बी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम बी सी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है। क्या हम सी बी डिफाइन कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। सी के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और बी के नंबर ऑफ रोज 3 है, तो हम सी बी भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम ए सी डिफाइन कर सकते हैं? ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और सी में नंबर ऑफ रोज 1 है, तो ए सी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्या हम सी ए डिफाइन कर सकते हैं? सी में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और ए में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, तो सी ए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमें लगते हाथ ये भी बता दीजिए कि जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका साइज क्या बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट होने के बाद बनेगी मैट्रिक्स उसका साइज क्या होगा। तो ए हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है, बी हमारी 3/1 की मैट्रिक्स है, तो ए बी का साइज क्या हो जाएगा? 3/1 की मैट्रिक्स, यानी ये कॉलम वेक्टर बनेगा। अब बी सी की अगर हम बात करें तो बी हमारे पास 3,1 की मैट्रिक्स है और सी हमारे पास 1,3 की मैट्रिक्स है, कन्फर्मेबल हो जाएगी, 1 और 1 बराबर हैं। और बी सी जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। अगर सी बी की बात करें तो सी हमारे पास 1/3 की मैट्रिक्स है, बी हमारी 3/1 की मैट्रिक्स है, तो सी भी हमारी बनेगी 1/1 की मैट्रिक्स, यानी कि सिर्फ एक ही एंट्री होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम ए सी तो हमारा डिफाइन नहीं हुआ, सी ए की अगर हम बात करें तो सी हमारी 1/3 की मैट्रिक्स है और ए हमारा 3/3 की मैट्रिक्स है, तो सी ए हमारी 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी। जो पहले जो ये है ये हमारा डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी और ये डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसमें।
ये क्या बनी, एक रो मैट्रिक्स बनी, ये क्या बनी, एक कॉलम मैट्रिक्स बनी। तो यहाँ से कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन में देखा है तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, तो ओनली ए बी डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है, हाँ जी डिफाइंड है, ओनली है ये चेक करना पड़ेगा। ओनली ए सी डिफाइंड है, क्या ए सी डिफाइंड है, नहीं ए सी डिफाइंड नहीं है। बी ए डिफाइंड है, बी ए, बी हमारे पास है 3/1 की मैट्रिक्स है, और ए हमारे पास है 3/3 की मैट्रिक्स है। तो क्या बी ए डिफाइंड है, नहीं, 1 और 3 बराबर नहीं है, तो बी ए डिफाइंड नहीं है। क्या अच्छा ए सी डिफाइंड नहीं है, बी ए डिफाइंड नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तो ओनली ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है, इसमें हम पहले हमें ये क्वेश्चन किस पेज पे पूछा है, चैप्टर 5 से आया है हमारा, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। हमें फंक्शन दिया है और हमें बताना है कि ये x इज इक्वल्स टू 0 और 1 पर कॉन्टिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो पहले हम फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन हमारा जो दिया है वो मोड x प्लस मोड x माइनस 1 टाइप का दिया है। तो इस फंक्शन को अगर हम देखें तो x मोड x की अगर हम बात करें तो x जब 0 से छोटा होगा तो ये माइनस एक्स बाहर देगा, और x जब 0 से बड़ा होगा तो ये x बाहर देगा। और मोड x माइनस 1 की बात करें तो जब x हमारा 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये क्या बाहर देगा, माइनस एक्स प्लस 1 बाहर देगा। और जब x हमारा बराबर होगा और 1 से बड़ा होगा तो ये हमारा x माइनस 1 बाहर देगा। देख सकते हो आप कैसे, जब हम 1 रखे, 1 से इधर वाली कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी, और मॉड्यूलस क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वो माइनस ऑफ दैट वैल्यू बाहर देगा। ठीक है ना, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 बाहर देगा, तो माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमने मोड x को लिखा है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, इन दोनों का सम है। तो जब सम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जब आप डिफाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, इसमें हमें 3 बनाने पड़ेंगे। एक तो बनाना पड़ेगा x इज लेस देन 0, 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा ही है। एक हमें बनाना पड़ेगा कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और एक हमें बनाना पड़ेगा कि x 1 से बड़ा है, ये वाला। ठीक है, तो 0 से छोटे वाले में ये माइनस एक्स वाला काम करेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी ये वाला काम करेगा, तो माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर जब हम 0 से बड़े चले जाएंगे तो ये x देगा, ठीक है, मोड x, और ये क्या देगा, ये फिर अभी भी यही वैल्यू देगा क्योंकि हम 1 से कम है अभी भी, तो ये माइनस एक्स प्लस 1 देगा। और यहाँ पर हमारा ये क्या देगा, जब हम 1 से बड़े हैं तो 0 से भी बड़े ही हैं, ठीक है, तो ये x देगा मोड x, और ये क्या देगा, ये हमारा अब 1 से बड़े वाली जो वैल्यू थी मतलब x माइनस 1 देगा। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 1, और ये बन जाएगा 2x माइनस 1। तो हमारे पास ये 3 पीस वाइज हमने डिफाइन किया फंक्शन को। अब हम चेक करेंगे कि इसमें कॉन्टिन्यूस है या नहीं 0 और 1 पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x इज इक्वल्स टू 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या लिमिट निकालनी होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h। ठीक है, तो h हमारा 0 प्लस मतलब 0 को हम उसकी पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो एफ ऑफ एच हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन एच, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0 प्लस में। ठीक है, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी एच टेंड्स टू 0 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारा h के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2h प्लस 1, और 0 पे वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, तो यहाँ से
ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, -2। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा -2 आया और राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0 आया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 0 पे हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आया, तो हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब 0 पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अब हम देखना चाहते हैं x इज इक्वल्स टू 1 पर। तो x इज इक्वल्स टू 1 पर भी सेम चीज़ करेंगे, h अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो यहाँ पर f ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। अब 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं, 1 को हम अप्रोच कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव साइड से, उसकी पॉजिटिव साइड से मतलब राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच -1 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास बाय एच, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाय एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे, तो h अप्रोचेस टू 0 माइनस यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी अपॉन एच। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने देखा कि इसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव था उस वो 2 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो 1 पर ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 को हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारा फंक्शन 1 के इधर कुछ अलग वैल्यू ले रहा है, इधर कुछ अलग वैल्यू ले रहा है। तो जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वाली ब्रांच यूज होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 और 1 पे, पर कंटिन्यूस है। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करना चाहें तो कैसे दिखेगा, देखो। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर हमारा वैल्यू क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर हमारी क्या वैल्यू ले रहा है, 1 पर भी क्या ले रहा है, 1 ले रहा है। ठीक है, 1/2 पर क्या वैल्यू ले रहा है, 1/2 पर हमारी वैल्यू ले रहा है 0। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा बेसिकली ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यही हो रहा है क्या, सॉरी गलत हो गया, क्योंकि 0 से 1 पे तो फंक्शन कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही रह रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। तो दोबारा देखो इसको एक बार, हाँ ऐसा बनेगा, मतलब 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन कांस्टेंट था, 1 रह रहा है। ठीक है, उसके आगे जब हम देखेंगे तो 2 पर क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, जब हम 2 पर बात करेंगे तो ये वाला ब्रांच काम करेगी, तो 2 2 4 माइनस 1, तो 3 वैल्यू आ रही है। ठीक है, और जब हम -1 पर बात करेंगे तो -1 पर हमारी क्या वैल्यू आ रही है, इस वाले फंक्शन से बात करेंगे तो -2 इंटू -1, तो ये आ गया 2 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 3। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर हमारी जो है कॉर्नर बन रहा है, यहाँ से स्लोप अलग आएगी, यहाँ से स्लोप डिफरेंट आएगी, ऐसे ही यहाँ से स्लोप डिफरेंट आएगी और यहाँ से स्लोप डिफरेंट आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 और 1 पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन इसके लिए आपको पता होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, देन एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स में भी एक कैसी डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही नंबर होते हैं, एक ही स्केलर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं।
तो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और स्केलर मैट्रिक्स है यानी इसके डायगोनल पे सभी एलिमेंट्स बराबर हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, हमें क्या निकालना है y रेज टू पावर x यानी 7 रेज टू पावर 0, हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो b इज द आंसर। तो स्केलर मैट्रिक्स यहाँ से आपकी यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, हमें बोला है कि ए और बी हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दी हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पढ़ी है तो हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जो इन्वर्स होता है वो उल्टा खुलता है, ऐसे ही जो हमने ट्रांसपोज देखा था वो भी उल्टा खुलता है। क्या बोलता है कि ए बी का जो इन्वर्स बनेगा वो क्या बनेगा, पहले बी का इन्वर्स एंड देन ए का इन्वर्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, ये ट्रू है। उसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ये किस में आएगी हमारे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कम्यूट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और किसके बराबर होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी के बराबर होते हैं। हमें क्या बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, क्या ये होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी के बराबर। तो हमें क्या बोला है कि a इन्वर्टिबल है, a इन्वर्टिबल है मतलब a का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो a इन्वर्स से हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a इन्वर्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाता है आइडेंटिटी हो जाता है, और आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। अब राइट हैंड साइड देखो, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होती है वही मैट्रिक्स बनती है। तो हमारी राइट हैंड साइड बन गई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। तो देखो यही आइडेंटिटी बन गई, तो ये भी हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई। और ये रिजल्ट भी हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, तो ये भी ट्रू है। तो द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ट्रू इज ए में क्या बोला है कि ए और बी इन्वर्टिबल हैं, तो ए प्लस बी के इनवर्स को हम लिख सकते हैं कि वो बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स होगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर ए और बी दोनों इन्वर्टिबल हैं तो हम ए प्लस बी के बारे में ये श्योरिटी से ही नहीं कह सकते कि वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए कि ए को मैं आइडेंटिटी ले लेती हूँ, यानी कि मैंने ले लिया 1001 2/2 की आइडेंटिटी ली है मैंने, और बी को मैं ले लेती हूँ -1 0 0 -1। तो आप बताइए ए प्लस बी क्या बनेगा, ए प्लस बी क्या बन जाएगा जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, नहीं है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो बन जाएगा। तो ये तो इन्वर्टिबल है ही नहीं, तो हम इसका इन्वर्स कैसे बताएंगे, इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ए प्लस ए इन्वर्टिबल हो और बी इन्वर्टिबल हो तो ए प्लस बी के बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि वो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, पहली बात तो ये, और उसका इन्वर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है, आप कोई और एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, ए मैट्रिक्स कोई और ले लीजिए, बी मैट्रिक्स कुछ ले लीजिए, ताकि ए प्लस बी जीरो ना आए, मतलब एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आ जाए, और फिर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे तो डिफरेंट आएंगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर से हमें पूछा गया है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ दिया है। ठीक है, और हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ग्राफ उसके इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ देख के मुझे ये बताइए कि ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। तो 0 पे हमारा फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है 1 ले रहा है, और π/2 पर 0 ले रहा है, देन पाई पे -1 ले रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है।
तो इन्वर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो आप इसका तो पूरा तो आप नहीं ले सकते, आपको एक ब्रांच लेनी पड़ेगी। या तो आप ये वाली ले लीजिए या फिर आप ये वाली ले लीजिए। ठीक है, तो हम ये वाली अगर लें 0 to π, ठीक है, तो जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे, यानी कि हम बना रहे कॉस इन्वर्स एक्स, तो वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें जो y एक्सिस है वो x एक्सिस बन जाएगी और जो x एक्सिस है वो y एक्सिस बन जाएगी, सिर्फ इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे वैल्यू हमारी जो, ये हमारी कोस x की डोमेन है, यहाँ से कहाँ जा रही है, रेंज हमारी -1 to 1 है। तो कोस इनवर्स x हमारा फंक्शन होगा -1 से लेकर 0 π तक। ठीक है, तो यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 बनेगा। अब बताओ कोस इनवर्स 0 क्या बनेगा, कोस इनवर्स 0 π/2 बनेगा। ठीक है ना, तो 0 पर क्या वैल्यू लेगा वो, π/2 लेगा, तो यहाँ पर π/2 होगा कुछ। ठीक है, कोस इनवर्स 1 क्या बनेगा, कोस इनवर्स 1 वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस इनवर्स कोस 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है ना, रेडियन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 पे हमारा फंक्शन 0 वैल्यू लेगा। ठीक है, -1 पे हमारा पाई लेगा, तो ये π/2 था, तो पाई इससे ऊपर होगा, ये पाई लेगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कौन से वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमने देखा था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी जो डोमेन होती है वो बेसिकली -1 to 1, कोस के लिए कोस इनवर्स के लिए देखा था, साइन इनवर्स के लिए देखा था, तो उनकी जो डोमेन थी वो -1 to 1 थी। टेन के लिए हमने, टेन इनवर्स के लिए हमने देखा था कि उसकी डोमेन जो थी वो पूरा रियल नंबर थी। तो इन्होंने क्या दिया है, जैसे कि ए ऑप्शन में इसने क्या दिया, -π/2 से π/2 लिया है और रेंज इसने -1 to 1 लिया। तो ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख नहीं रहा, ये भी नहीं दिख रहा। इसमें इसने क्या लिया है, 0 पर π/2 वैल्यू ली है। ठीक है, और फिर इसने, ओके, यहाँ पर इसने ये गलत किया है, क्योंकि हमारी डोमेन जो होती है कोस इनवर्स के केस में तो क्या होती है, -1 to 1 ही होती है। बाकी सब जगह अगर हम पूरा आर ले लेंगे तो वो 1 1 ही नहीं रहेगा, कोस फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ग्राफ्स से रिलेटेड पूछा गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये भी आप देख सकते हैं, वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग, और इसमें हमें बोला है कि फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए हमें क्या देखना होता है कि फंक्शन 1 1 है, और दूसरी चीज हम देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। तो हमें फंक्शन जो गिवन है वो दिया है फ्रॉम z सेट ऑफ इंटीजर से लेकर सेट ऑफ इंटीजर तक, और फंक्शन डिफाइन जो किया है वो किया है 3x - 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो सबसे पहले हम 1 1 देखते हैं। 1 1 देखने के लिए हमने क्या बोला था कि हम लेके चलेंगे x1 और x2 बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं जो z में हैं, और सच दैट f(x1) f(x2) के बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि x1 भी x2 के बराबर है। अगर हम ये प्रूव कर पा रहे हैं तो मतलब फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पर f(x1) की वैल्यू क्या रखेंगे, 3x1 - 5 इज इक्वल्स टू 3x2 - 5। तो यहाँ से +5 कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा 3x1 इज इक्वल्स टू 3x2। अब 3x1 - 3x2 कर देंगे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लेंगे, x1 - x2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 तो नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तो 0 होने के लिए x1 - x2 को 0 होना पड़ेगा, तो x1 x2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये तो प्रूव हो गया कि फंक्शन 1 1 है। हाँ जी, ये फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा।
अब हमें क्या देखना है, सर्जेक्टिव है या नहीं। सर्जेक्टिव होने के लिए क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि हमारी जो रेंज, जो कोडोमेन है वो रेंज बन जाए। ठीक है ना, कोडोमेन क्या है, जेड, मतलब जेड के हर एक एलिमेंट की हमें प्री इमेज मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव है, या हम बोलेंगे हमारा फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं, y लेके चलेंगे z से आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और इसकी प्री इमेज दिखाएंगे, और वो प्री इमेज हमारी डोमेन में होनी चाहिए, यानी z में होनी चाहिए। तो अगर y z से बिलोंग करता है तो हम मान लेते हैं कि इसकी प्री इमेज x है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू y है। तो x क्या हो गया यहाँ पे, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहाँ से 3x-5 किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। ये हम मान के चल रहे हैं कि x की प्री इमेज मिल रही है हमें अगर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 5/3 आ जाएगी। तो यहाँ से x जो है वो इंटीजर कब होगा, x तभी इंटीजर होगा जब y प्लस 5 जो है वो एक 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि तभी 3 कट जाएगा और हमारे पास एक इंटीजर मिलेगा। तो क्या हमेशा हर एक इंटीजर के लिए, क्योंकि y हमारा कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, क्या हर एक इंटीजर के लिए जब मैं y में 5 ऐड करूँ तो क्या वो 3 का मल्टीपल बन जाता है। तो जैसे मैंने y को अगर मैं 0 ले लूँ, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो अगर मैंने y 0 ले लिया तो x क्या बनेगा, x बनेगा 5/3। तो ये तो इंटीजर है नहीं, मतलब 0 की हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। अगर मैंने y ले लिया 2 ले लिया, अगर y 2 ले लेंगे तो हमारा x क्या आएगा, 2 + 5 यानी 7/3, ये भी एक इंटीजर नहीं है, तो 2 की भी कोई प्री इमेज नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमारे सेट ऑफ इंटीजर जो हमारी कोडोमेन है उसमें 0 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट होगा, ये पॉइंट ऐसे लाई कर रहे हैं जिनकी हमें प्री इमेज इंटीजर के सेट में नहीं मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं है, ये हमारा ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है असर्शन क्या कह रहा है कि z बी अ सेट ऑफ इंटीजर, और फंक्शन f लिया है फ्रॉम z टू z, और इसने बोला कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, ये बोल रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है कि ये इंजेक्टिव भी है और ये सर्जेक्टिव भी है। तो हमने क्या देखा कि ये इंजेक्टिव तो है पर सर्जेक्टिव नहीं है, इसलिए असर्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और रीजन की स्टेटमेंट में लिखा है कि एक फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलेंगे अगर वो सर्जेक्टिव हो और इंजेक्टिव हो, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ये हमारी बाइजेक्टिव की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड आया है कि यहाँ पर असर्शन दिया है कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया है ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 5 पे, अगर हम k की वैल्यू 5/2 रखें तो। ठीक है, तो पहले यही चेक कर लेते हैं, हमें कॉन्टिन्यूस दिया है k की वैल्यू 5/2 रखने पर, पहले फंक्शन क्या बन जाएगा अगर हम k की वैल्यू 5/2 रखेंगे, तो ये 3x माइनस 8 x लेस देन इक्वल्स टू 5 के लिए, और k की वैल्यू 5/2 रखेंगे तो ये 5 बन जाएगा फॉर x ग्रेटर देन 5 के लिए। करेक्ट है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। अब हम 5 पे चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और 5 से कम के लिए हमारा जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो यहाँ पर 3x माइनस 8, एक्स की जगह हम रखेंगे 5 माइनस एच, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -8, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 माइनस 3h माइनस 8, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7, और फंक्शन की वैल्यू एट 5 क्या आ जाएगी, वो भी क्या आ जाएगी, इसी ब्रांच से आएगी क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो वो भी 7 आ जाएगी। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, पॉजिटिव साइड से अब हम अप्रोच करेंगे, और हमारे फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाली ब्रांच यूज होगी। अब हम x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 5 + h, x है ही नहीं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 5 हो जाएगा, जो कि हमारी 5 आ जाएगी। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन जो है वो 5 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अगर हम k की वैल्यू 5/2 ले रहे हैं। तो ये असर्शन स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स। क्लियर है, अगर हमें इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है x इज इक्वल्स टू 5 पे, तो k की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये बताइए। तो अगर हमें इसको बनाना है कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पर अगर मैं 5 की जगह 2k ही लिख के चलूं, तो यहाँ पर लिमिट 2k होगा। क्लियर है,
यहाँ पर भी x वेरिएबल तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 के ही रखेंगे, क्योंकि x की जगह 5 + 8 सब्सटीट्यूट करते हैं। और यहाँ पर भी हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, 2 के आ जाएगी। अब हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है, कॉन्टिन्यूस बनाना है तो 2k को 7 के इक्वल होना पड़ेगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। तो यहाँ पर इसको k की वैल्यू अगर ये 7/2 देता तो ये ट्रू हो जाता। अब ये फॉल्स है असर्शन। क्लियर है? रीजन हमें क्या दिया है, फॉर अ फंक्शन एफ टू बी कॉन्टिन्यूस, किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होने के लिए एट x इज इक्वल्स टू ए, उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये माइनस यहाँ पर है, जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो उसकी राइट हैंड लिमिट है, वो बराबर होनी चाहिए फंक्शन की वैल्यू एट ए के। तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? सिंपल कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। तो हमें इसमें यू एक्स दिया है 2 cos x, तो u हमारा क्या है, 2 cos²x, ठीक है। और वी एक्स हमारा क्या है, cos²x। हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है u को विद रिस्पेक्ट टू v, यानी हमें निकालना है du/dv। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, du/dx निकालेंगे और dv/dx निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो du/dx निकालेंगे तो क्या आएगा, du/dx निकालेंगे तो कॉम्पोजिशन हमने यूज किया है, ठीक है, चेन रूल लगाएंगे। तो 2 cos² का डेरिवेटिव 2 cos² एज इट इज log 2 हो जाएगा, ठीक है। इन टू में cos² का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा 2 पावर आगे 1 पावर कम, और cos x का आ जाएगा माइनस साइन x। क्लियर है? अब थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो du/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 cos x sin x को sin 2x लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा -2 cos² x log 2 sin 2x। क्लियर है? dv/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos² x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 आगे cos x, और cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास माइनस साइन 2x। तो जब हम du/dv निकालना चाहते हैं तो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log 2 इंटू 2 cos²x, और ये हमारा माइनस साइन 2x कट जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी पार्ट में हमें क्या दिया है, हमें बी पार्ट में दिया है कि tan इनवर्स x² लिखा है। ये क्या है, यहाँ पर tan इनवर्स x² + y² इज इक्वल्स टू a²। हमें निकालना क्या है, dy/dx। तो इसको अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + x²। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x² + y² का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे इसके डेरिवेटिव से, तो 2x हो जाएगा प्लस 2y/y' हो जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल्स टू a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता, तो ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, यानी 2x + 2y/y' को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x + y/y' इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y' हमारे पास क्या आ जाएगा, -x/y। दूसरा तरीका ये है कि आप x² + y² इज इक्वल्स टू 10a², यानी 10 को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, तो a² कांस्टेंट है, 10a² वो भी एक कांस्टेंट होगा, तो इसको एज अ कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 2y/y'
इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, वाई डैश हमारा माइनस एक्स बाय वाई आ जाएगा। क्लियर है? दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। 22nd क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमको इवेल्युएट करना है टेन इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। तो ये बहुत आसान सवाल है। आपको बेसिकली करना क्या है, √3/2 कहाँ पर लेता है वैल्यू कोस। तो इसमें हमें क्या करना है, √3/2 कहाँ पर वैल्यू लेता है कोस। हमें पता है कि कहाँ पर लेता है, π/6। कोस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस इनवर्स कोस π/6। ठीक है, कोस इनवर्स और कोस एज एन आइडेंटिटी काम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू π/6। तो यहाँ पर आ गया 2 π/3। ठीक है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, π/3 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स 2 साइन π/3। अब साइन π/3 क्या वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 इनवर्स √3 बच गया अब हमारे पास। तो 10 √3 वैल्यू कहाँ लेता है, 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स 10 π/3। तो हमारे पास 10 और 10 इनवर्स और 10 एक दूसरे पर आइडेंटिटी की तरह काम करेंगे और आंसर आ जाएगा π/3। क्लियर है? कोई डाउट? 22nd क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो ए पार्ट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन हमें यूज करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स की जगह हम साइन ए रखेंगे और वाई की जगह हम साइन बी रखेंगे। ठीक है, और थोड़ा मतलब सोचने वाला सवाल था। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह रखेंगे साइन ए और वाई की जगह हम रखेंगे साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बीच में हमारे पास क्या है, प्लस। तो यहाँ अंडर रूट अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, अब कोस सी प्लस कोस डी की क्या आइडेंटिटी होती है कि ट्वाइस ऑफ कोस सी प्लस डी/2 यानी ए प्लस बी/2 और कोस ए माइनस बी/2। ठीक है, यहाँ पर हमारी साइन सी माइनस साइन डी की क्या आइडेंटिटी होती है कि ट्वाइस ऑफ कोस ए प्लस बी/2 इंटू साइन ए माइनस बी/2। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी/2 ये हम कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, कोस ए माइनस बी/2 इज इक्वल्स टू ए साइन ए माइनस बी/2। तो यहाँ से अगर हमारे पास क्या आ गया, कोट ए माइनस बी/2, ए माइनस बी/2 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस b/2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कोट इनवर्स a। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स y और 1/2 बाहर इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स ए हमारे पास कांस्टेंट है तो कोट इनवर्स ए भी हमारे पास क्या होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, जिसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1/2 बाहर एज इट इज रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई का डेरिवेटिव तो वाई डैश इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, 1/2 यहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा तो y डैश यहाँ से आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हमें यही प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया। तो ए पार्ट डन हो गया जी। बी पार्ट में क्या बोला है कि हमें x दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, y दिया है इन टर्म्स ऑफ थीटा, हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, और वो भी हमें थीटा स्पेसिफिक दिया है कि इसको हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल के उसमें थीटा की वैल्यू π/4 रखनी है। तो इस तरह के सवाल में जैसे हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स यूजिंग ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ए एज इट इज रहेगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस लोग टेन थीटा बाय टू। लोग की का क्या होता है 1/tan θ/2, और टेन थीटा बाय टू का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर θ/2, और θ/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2। 1/2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले में आप देखिए तो ये आ जाएगा -a साइन थीटा प्लस ए सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/कोस स्क्वायर θ/2 लिख सकती हूँ। a/2 एज इट इज रखेंगे, और टेन θ/2 क्या हो जाएगा, साइन θ/2, और कोस θ/2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। कोस θ/2 कोस θ/2 एक कट जाएगा, एक बच जाएगा। तो नीचे बन गया हमारा 2 कोस θ/2 साइन θ/2। 2 कोस ए साइन ए किसकी आइडेंटिटी है, साइन 2a की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो क्या बन गया ये हमारे पास a साइन थीटा प्लस a अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास -a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर a अगर हम कॉमन ले ले और हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कोस थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा रखेंगे। तो कोस थीटा अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, 1/a टेन थीटा आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1/a एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा निकालेंगे, और फिर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये हमें करना पड़ेगा। अब हमारा क्या आ गया, 1/a टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, टेन सीकेंड स्क्वायर थीटा, यही होता है। डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये कैसे पता लगाओगे, तो ये कैसे निकलेगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारा हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो बेसिकली जो हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा है वो क्या है, ए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस 4 थीटा। ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू रखनी है π/4। ठीक है, तो ऊपर है साइन π/4,
साइन पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1/√2, और कोस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4 करनी है, तो ऊपर क्या आ जाएगी √2 की पावर 4, नीचे है √2 तो एक कट जाएगा, √2 की पावर 3 बच जाएगा, क्या बचेगा √2 की पावर 3/a², तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2√2/a², ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको समझ नहीं आया तो d² y वाला एक बार दोबारा देखते हैं, रुको, नीचे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो d²y/dx² निकालना है, मतलब आपके पास dy/dx तो आ गया, आपको इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx आ गया, और इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/tan थीटा का डेरिवेटिव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है, थीटा पे डिपेंडेंट है, तो हमारा क्या होगा 1/a तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, d/d थीटा करेंगे हम टेन थीटा का, और थीटा का डेरिवेटिव करेंगे फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे कॉम्पोजिशन फंक्शन करते हैं ना वैसे ही। तो यहाँ चेन रूल, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/e, टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, d θ/dx की वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, d θ/dx की वैल्यू यहाँ से लाएंगे हम। यहाँ पर क्या दिख रहा है dx/dθ, मतलब x में जब क्या चेंज हो रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में, अब हमें क्या देखना है थीटा में क्या चेंज हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, a cos² थीटा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे हम, ठीक है, a² हो जाएगा। तो जब हमने देखा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, तो नीचे कोस की पावर 4 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ गया 1/a² cos 4 थीटा, और यहाँ आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो जब हम ये आ गया हमारे पास d²y/d θ², इसमें थीटा की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे π/4, तो साइन π/4 की वैल्यू होगी 1/√2, नीचे कोस π/4 की वैल्यू होगी 1/√2, और उसकी पावर करनी है हमें 4, 1/a² एज इट इज रहेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2√2/a²। क्लियर है, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू केस स्टडी। इसमें क्या बोला है कि एक स्कूल है, वो अपनी क्लास के बच्चों को 3 क्लब्स में बांटना चाहता है। एक है हमारे पास स्पोर्ट्स, म्यूजिक और ड्रामा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। अब ये जो कंडीशंस दी हैं यहाँ से हमें क्या मिलेंगी, इक्वेशंस मिलेंगी, और फिर उन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने कहा मैट्रिक्स मेथड से हमें निकालना है उसको, हम मैट्रिक्स जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक्स स्पोर्ट्स में एक्स है, म्यूजिक में वाई स्टूडेंट गए, और ड्रामा में जेड स्टूडेंट्स गए हैं। ड्रामा में हमारे जेड स्टूडेंट्स गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा क्लब। मतलब स्पोर्ट्स क्लब यानी x शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, x - y - z इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमें दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा। तो ये दोनों तो सेम कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब शुड बी 20 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट क्लब। तो म्यूजिक क्लब में कितने बच्चे हैं, y शुड बी इक्वल्स टू द 20 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब यानी कि मोर देन द हाफ ऑफ द, यानी x/2 से 20 ज्यादा होंगे। ठीक है, तो x/2 इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x/2 + y = 20।
ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन इन्होंने बोला कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एलोकेटेड, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे पास जिनको हमें 3 क्लब्स में डिवाइड करना है वो क्या है 180। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180। तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो वो क्या आएगी, यहाँ से जब हम इक्वेशन आ गई हमारे पास तीनों, अब यहाँ से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी 1 -1 -1 -1/2 1 0 1 1 1। ठीक है, b क्या बन जाएगी हमारी 0 20 180। क्लियर है। और x क्या बन जाएगी x y z। ओके, अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं कि क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसके रिस्पेक्ट में आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम रो 2 के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी रो छोड़ दी, ये आ जाएगा -1 +1 तो 0 हो गया। ठीक है ना, -1 एंड देन +1। ओके, और फिर आ जाएगा +1 इंटू इसका रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो ये नॉन ज़ीरो है तो ये इन्वर्टिबल है, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी a इनवर्स b। अब हमें क्या निकालना है a इनवर्स। a इनवर्स निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, जो कि कोफैक्टर से निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं हम अब एक एक करके। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा कोफैक्टर आएगा वो आएगा 1 -0 तो 1 आ जाएगा। देन हम निकालते हैं -1 के कॉरस्पॉन्डिंग, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लगेगा माइनस लगेगा तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद -1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 -1 तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3/2। नेक्स्ट यहाँ पर -1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास आएगा -1 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा +1 तो 0 हो जाएगा। फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा +1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा। जब हम 0 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अच्छा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन क्या होता है माइनस होता है तो -2 होगा। ठीक है, अब इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1। अब इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1/2 होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन होता है तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। जब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 -1/2 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया 1 1/2 3/2 0 2 -2 1 1/2 1/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे 0 20 और 180 से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 180। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0 ये 40 और ये हो जाएगा 90 90 + 40 इज 130। देन ये 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -40 और यहाँ से आ जाएगा 90 90 - 40 इज 50। तो ये हमारी आ गई ए इनवर्स बी। लेकिन अभी हमारा जो डिटर्मिनेंट था, क्योंकि हमने एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड नहीं किया है ना, राइट। बेसिकली ए इनवर्स की जगह मैं क्या लिखूंगी डिटर्मिनेंट से डिवाइड करूंगी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगी इंटू बी करूंगी। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमारा क्या आया है 180 130 और 50। अब इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है यानी 1/2 करना पड़ेगा ईच टर्म के साथ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 90 65 25। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 90। यहाँ से आप कंपेयर कीजिए ये और इसको इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 90
y की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। देखिए आप वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब जो कि हमारा x था शुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक एंड ड्रामा। तो 65 प्लस 25 क्या हो जाएगा 90 ही होगा। ठीक है, जो हमारी ये कंडीशन है ये क्या कह रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब शुड बी 20 मोर देन द हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 45 से 20 ज़्यादा 65 हमारे म्यूजिक में है। ठीक है, और इनका टोटल क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पास 180। तो क्या टोटल 180 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। तो ये हमारा वेरीफाई भी हो गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। इसमें बेसिकली हमने क्या यूज़ किया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और वहाँ से फिर हमने ए इनवर्स बी निकाला है और वहाँ से हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू चैप्टर 1, रिलेशंस पे बेस्ड है। ठीक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये किस पे बेस्ड है, हमारा रिलेशंस चैप्टर 1 पे बेस्ड है। इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पूछा गया है। आई होप उसकी डेफिनेशंस आपको याद हो। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव बताएंगे, फिर हम सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बताएंगे, फिर हम सिमेट्रिक बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या इसमें 1 1 है, नहीं। 2 2 है, नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या इसमें 1 1 है, नहीं, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें 1 1 है बट 2 2 नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं। इसमें बोला है कि 2 3 है, 3 2 है, बट 2 2 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऐसे ही 3 2 है बट 3 2 है, 2 3 है, बट 3 3 इसमें नहीं है। ट्रांजिटिविटी बोलता क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि टू थ्री है, 3 2 है, बट 2 2 नहीं है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 2 1 2 है, 2 के साथ कुछ है नहीं। 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी है। उसके बाद 3 2 है, 2 के साथ कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में हमें दिया है कि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है। ठीक है, उसके बाद 2 1 है और 1 2 है, 2 1 है और 1 2 है, बट 2 2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। R4 में क्या दिया है, 1 2 है, 2 2 है, 1 2 है, ठीक है, 2 2 है और कोई 2 के साथ है नहीं, 1 1 है, 1 2 है, 1 2 भी है, ठीक है, और कुछ। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। R5 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, ठीक है, 2 2 है, 1 2 भी है, ठीक है, 1 2 है, 2 3, 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में जाना चाहिए। ठीक है, तो ए कॉमा बी यानी 2 3 है, 3 2 जाना चाहिए, 3 2 है तो 2 3, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। R2 में हम देखेंगे 1 2 है, 2 1 इसमें है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। R3 में हम देखेंगे तो 1 2 है, 2 1 है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद R4 में है 1 2 है, बट 2 1 इसमें है नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा कि 1 2 है, 2 1 है इसमें, ठीक है, 2 3 है, 3 2 भी इसमें है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, मतलब इन दोनों में से हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो, तो सिर्फ यही हो सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा R4। आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक।
रिफ्लेक्सिव हो और सिमेट्रिक हो तो हमारा आ जाएगा R5, बट ट्रांजिटिव ना हो। थर्ड में हमें पूछा है कि आइडेंटिफाई द रिलेशंस विच आर सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक हो मतलब ये वाला ये वाला ये वाला हो सकता है। फिर इसने बोला कि वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होने चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हो गया तो ये वाला नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव नहीं होने चाहिए तो ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये वाला ट्रांजिटिव नहीं, ये वाला भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा R1 एंड R3। ठीक है। फिर हमें बोला है कि व्हाट पेयर्स शुड बी एडेड टू द रिलेशन, what pair should be added to the relation R2 to make it an equivalence relation। R2 में क्या ऐड किया जाना चाहिए इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए। इक्विवेलेंस कब बोलेंगे, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए तो इसमें बेसिकली हमें सारे 1 1 2 2 3 3 ये जोड़ने पड़ेंगे पहले तो। सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके पास 1 2 है तो 2 1 जोड़ना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 जोड़ना पड़ेगा, और 3 2 है तो इसके पास 2 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें एलिमेंट्स इसमें जोड़ने पड़ेंगे। अब ट्रांजिटिविटी और चेक कर लेते हैं। तो ये खुद तो ट्रांजिटिव था, अब 2 1 है और 1 2 है तो 2 2 भी इसमें है। ठीक है, 3 1 है 1 3 है तो 3 3 भी इसमें है, 1 3 3 1 है तो 1 1 भी इसमें है, 2 1 है और 1 3 है तो 2 3 भी इसमें है। ठीक है, तो बेसिकली ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा अगर हम ये सारे पेयर्स इसमें ऐड कर दें तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो भी चैप्टर इस टेस्ट में इस पेपर में जो भी चैप्टर 1 to 5 क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, गुड बाय।